नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कोशिश करती हूँ कि चुन चुनकर आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊं जो आपके अंतर मन को छू जाएं। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। इस कहानी का शीर्षक है सूखी डाली। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने इसे लिखा है, तो सुनिए। एक परिवार है जिसके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है मूलराज। लेखक के अनुसार जो इनके बेटे और उनका परिवार है वे बरगद के वृक्ष की डालियों के समान है और उनका जो मुख्य तना है वो है मुखिया मूलराज जी। उनके पास जमीन है, धन है और एक संस्कारी परिवार है जो उनके अनुसार ही चलता है। उनके बेटे व्यापार चलाते हैं, जबकि एक छोटा पोता है जो अभी कुछ महीने पहले ही नायब तहसीलदार बना है और एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हुई है। इसमें जो मूलराज जी की 3 बहुएं हैं वे बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से जानी जाती हैं, जबकि जो नई बहू परिवार में आई है उसे छोटी बहू कहा जाता है। उसका नाम है बेला। अब इस घर में सबकी लाडली एक बेटी भी है जिसका नाम इंदु है। एक दिन इंदु बड़े गुस्से में बैठी थी तो बड़ी भाभी आकर इंदु के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ इंदु, इतनी गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अब इंदु बड़े नाटकीय ढंग से हाथ मटकाते हुए कहती है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं करती है। हम तो उसके लिए मूर्ख और गंवार हैं। फिर कुछ रुककर सांस लेकर बताती है, देखो आप ही बताओ। बैठक के बाहर मिश्रानी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे नौकरी से हटा दिया है। बड़ी भाभी आश्चर्य से पूछती है, अच्छा, भला ऐसी क्या गलती हो गई थी उससे? इंदु बताती है, भला कै दिन हुए हैं आए हुए बहुरानी ने उससे झाड़न यानी डस्टर छीनकर कहा कि हट तू, मैं सब खुद कर लूंगी। अभी तक तुझे बैठक साफ करना ही नहीं आया है। और सुनो, जब मैंने भाभी को समझाया कि यह मिश्रानी हमारे घर में 10 साल से काम कर रही है, जाने तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो इसे नहीं आता। और फिर मैंने यह भी कह दिया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। अब बड़ी भाभी इंदु के पास जमकर बैठ जाती है। अच्छा, कह दिया तुमने, फिर क्या हुआ? फिर इंदु बताती है, होना क्या था? भाभी ने झट से उत्तर दिया, हाँ जी, वह तमीज तो बस आप लोगों को है, हमें तो पता ही नहीं था। नौकर तो हमने यहीं आकर देखे हैं ना। फिर बड़ी भाभी चटकारे लेकर पूछती है, अच्छा, कही उसने ये सब बातें? इंदु भाभी की तरफ देखकर कहती है, जब से आई है यही सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उनके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उनके मायके में, हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। बस यहाँ के नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। मैंने भी फिर कह दिया, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती साथ में। तभी उसकी नजर छोटी भाभी पर पड़ती है जिसके पीछे रजवा मिश्रानी खड़ी थी। तो छोटी भाभी को जब सब बात पता लगती है तो वह कहती है, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई? इंदु से सुना नहीं जाता, लपक कर बोलती है, हाँ, छोटी बच्ची है ना, अभी रोटी को लोती कहती है। बड़ी बहू बताती है, हाँ माँ जी, छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनावा, पड़ोस, नौकर कुछ भी सच में पसंद नहीं है। छोटी भाभी कुछ गंभीर होकर कहती है, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो बड़ों का आदर और संस्कार से रहना यही सब चलता है। इतने में मंझली बहू खिलखिलाकर हंसते हुए आती है
इंदु के पूछने पर वह बताती है कि आज परेश भैया की वह हालत कर दी छोटी बहू ने कि वे बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए, कहकर वह हंसती ही चली जाती है। जब सबने मिलकर पूछा तो मंझली बहू बताती है कि मैं तो उधर ऊपर कुछ सामान रखने गई थी तो मैंने छोटी बहू और परेश भाई की कुछ बातें सुनी। छोटी बहू पुराना फर्नीचर उठाकर कमरे से बाहर फेंक रही थी और कह रही थी, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रखने दूं। इस पर परेश ने हमारे बुजुर्ग बस इतना ही कहा कि वह कहती है, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम वैसे ही रहेंगे। यहाँ से कहानी आगे बढ़ते हुए दादाजी तक पहुंच जाती है। उनका मंझला बेटा करमचंद उन्हें बताता है कि परेश और बहू शायद अलग हो जाएं। नई बहू को थोड़ा एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है। दादाजी कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई नहीं लगाई जाए तो बढ़कर एक घाव बन जाती है, फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होती है। मंझला बेटा कहता है, मेरे विचार से छोटी बहू में अहम जरूरत से ज्यादा है अपने मायके घराने को, शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है। दादाजी कहते हैं, बेटा बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, घृणा को घृणा से मिटाना कोई समझदारी थोड़े ही है। बहू अलग होना चाहती है तो इसका सीधा मतलब यही है कि उसके घृणा के बदले उसे यहाँ से घृणा ही मिली है। और बेटा, बड़ाई किसी से कहकर नहीं मनवाई जाती है, लेकिन अपने व्यवहार से उसे प्यार का एहसास जरूर दिलवाया जा सकता है। फिर वह एक उदाहरण देते हैं, पेड़ की महानता तभी है जब वह अपनी शाखाओं के पत्तों से ठंडी छाया और फूलों से भीनी भीनी सुगंध देता है। दादाजी के चुप होते ही कमरे में परेश आ जाता है। दादाजी परेश को अपने पास बैठाकर प्यार से पूछते हैं, कभी छोटी बहू को बाजार घुमा लाया करो। परेश सिर नीचा करके कहता है, जी मैं यही कहने आया था कि बेला का मन यहाँ इस घर में नहीं लगता और सभी को यहाँ उससे शिकायतें भी रहती हैं। वह कहती है कि सब यहाँ मेरा अपमान करते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसे लगता है कि जैसे यहाँ उसका कोई अपना नहीं है। शायद वह आजादी से अलग रहना चाहती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ सोचते हैं, फिर परेश से कहते हैं, तुम जानते हो बेटा, मैं अपनी जीते जी इस घर से किसी को अलग नहीं होने दूंगा। तुम चिंता न करो, घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का अपमान करने का साहस नहीं होगा। मैं सबको समझा दूंगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित और संस्कारी बहू आई है, तो क्या हम मूर्खता से उसे तंग करेंगे? और देखो, तुम भी उसका मन दुखी करने की कोई बात उससे मत करना। परेश, जैसी आपकी इच्छा, दादाजी कहकर चला जाता है। दादाजी नई बहू के अलावा सभी सदस्यों को अपने पास बुलाते हैं। बालक और पुरुष पलंग पर आकर बैठ जाते हैं और स्त्रियां फर्श पर बैठ जाती हैं। दादाजी बात शुरू करते हैं, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता है। दोष उसका नहीं है, पहला दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है। वह छोटे परिवार में बड़े लाड़ प्यार से पली है। यहाँ वह सबसे छोटी है। हर एक का आदर करना पड़ता है और हर एक से दबना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। बड़ा कोई उम्र या रिश्ते से ही नहीं होता है, अक्ल और काबिलियत से भी छोटा बड़ा होता है। मेरी इच्छा है कि सब छोटी बहू को प्यार करें, उससे सलाह लिया करें और मुझे खुशी होगी
कि तुम लोग आपस में काम बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक समय और काम मिलना चाहिए। बेटा, हम सब परिवार एक महान वृक्ष की तरह हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाली टूटकर इस वृक्ष से अलग हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। तुम हमेशा ही मेरा कहना मानते आए हो। अब तुम इंदु और मंझली बहू को यही छोड़कर बाहर चले जाओ। बाकी सब उठकर तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। कमरे में दादाजी मंझली बहू और इंदु को समझाते हुए कहते हैं, हंसी और गुस्सा उसी से करना चाहिए बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान है। तुझे उसका आदर करके अपनी पढ़ाई में उसकी मदद लेनी चाहिए। मैं तुम दोनों को विशेष रूप से आदेश देता हूँ कि शिकायत का मौका नहीं देना। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहें। उधर बेला आंगन में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। इतने में उसकी सास और मंझली भाभी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। छोटी भाभी बेला से कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी। बैठक में दादाजी के जमाने के सोफे कुर्सियां पड़ी हैं, जिनसे बैठक सुंदर नहीं दिखाई देती है। मैं रजवा से कहकर वह पुरानी कुर्सियां सुरेश के कमरे में डलवा दूंगी। तुम परेश के साथ बाजार जाकर नए सोफे ले आना, ठीक है? अच्छा तुम बैठो, मुझे जाकर जरा घर के कुछ काम निपटाने हैं। और हाँ, वो मिश्रानी मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। बेचारी ने कभी झाड़ने या सफाई का काम किया नहीं है ना, पर वैसे समझदार और आज्ञाकारी है। तुम बुरा मत मानना बेटी, कहकर चलने लगती है। तभी बेला बड़ी सज्जनता से कहती है, बैठिए ना माताजी, आप बैठिए तो। छोटी भाभी फिर कहती है, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, इसलिए तुमसे इतना कुछ कह दिया। मैं तो केवल मिश्रानी की सिफारिश करने आई थी। अगर तुम ना चाहो तो दूसरा इंतजाम भी हो जाएगा। तुम इस बात की जरा भी चिंता न करना। कहकर वे चली जाती हैं। बेला किताब बंद करके अपने आप से कहती है, इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं पाई हूँ अभी तक। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई, सोचकर फिर पढ़ने लगती है। अब मंझली भाभी और बड़ी बहू उसके पास आती है। बड़ी बहू कहती है, बेला, तुमने इंदु से सही कहा था। वास्तव में हमें काम की परख नहीं है। हमने तो कभी रजवा को टोका ही नहीं। बेला तुरंत उठकर कहती है, आइए ना, पहले आप मेरे पास बैठिए तो सही। मंझली भाभी खड़े हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, मैंने नई नौकरानी ढूंढने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। बस ये पुराने नौकर वफादार और सच्चे होते हैं। दादाजी भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी और अब इसकी बहू भी यही काम करती है। तभी बेला कुछ हैरानी से उन दोनों को देखकर कहती है, नहीं नहीं, नए नौकर की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ चिढ़कर कहती है, आप पहले बैठकर बात तो कीजिए, आइए। अरे नहीं, हम तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तुम पढ़ाई करो और फिर तुमसे बुद्धि और पढ़ाई में हम छोटे हैं, हम क्या बात करेंगे। अब बेला का मुंह रोने जैसा हो जाता है। आप मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? रजवा काम सीख जाएगी, मैं समझ गई हूँ। आप लोग यहाँ बैठकर बात करिए, मैं ही चली जाती हूँ। रोती हुई चली जाती है। इतने में इंदु और मंझली बहू भी उनके पास आकर बैठ जाती हैं और सब मिलकर खूब हंस हंस कर पड़ोसियों की गप्पे मारने लगते हैं। बेला भी सुनकर उनके बीच आ जाती है तो सबकी हंसी बंद हो जाती है और सब चुप होकर बैठ जाते हैं। बेला के हाथ में एक बंद किताब है और कहती है, क्यों जीजी, आप चुप क्यों हो गई? किस बात में मजा लेकर आप सब हंस रहे थे, मुझे भी बताइए। मंझली भाभी कुर्सी से उठकर तुरंत खड़ी हो जाती है। अरे यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। इतने में इंदु और मंझली बहू भी उठकर कहती हैं, आओ आओ, आप इधर बैठो। बेला कुछ झेप कर बाहर चलने लगती है।
तभी इंदु कहती है, अरे बैठिए भाभी, आप क्यों चल पड़ी। बेला फिर रुआंसी होकर भारी मन से कहती है, नहीं, मैं ऐसे ही आ गई थी, मैं आपकी हंसी रोकना नहीं चाहती थी, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ। सब भी खड़े होकर अपने अपने काम पर चलने लगते हैं। मंझली बहू अपने आप से बड़बड़ाकर फिर कहती है, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा जाती है, कहीं इन बातों का दादाजी को पता न लग जाए। तभी बेला अपने कमरे में परेश से बात करते हुए कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनजान लोगों के बीच में रह रही हूँ। परेश के पूछने पर बेला फिर बताती है, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, माँ जी, इंदु सभी आपस में हंसी मजाक करती हैं, लेकिन मेरे सामने कोई हंसता है न बात करता है। पता है, मैं उनके बीच जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं, सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। सब मेरा इस तरह से आदर करती हैं मानो मैं उन सब की बड़ी हूँ। परेश आश्चर्य से कहता है कि तुम्हें ही शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुमसे दबते हैं। तब तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबसे छोटी हो तो तुम्हें ही सबका कहना मानना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब सब तुम्हारा काम करते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम है, आखिर तुम चाहती क्या हो। तभी कमरे में इंदु मैले कपड़े हाथ में लेकर चली आती है। भाभी जी, बेला मुंह नीचा करके सिसक रही थी। इंदु बेला का मुंह ऊपर उठाकर कहती है, अरे भाभी जी, आप रो क्यों रही हैं, किसी ने कुछ कहा क्या। तभी बेला आंखें पोंछकर कहती है, नहीं इंदु, पर भगवान के लिए तुम मुझे जी जी कह के ना बुलाया करो। तभी इंदु भावुक होकर कहती है, भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। बेला फिर कहती है, इंदु, पहले तो तू मुझे यूं आदर से जीजी करके नहीं बुलाया करती थी ना। इंदु के मुंह से निकल ही जाता है, अरे भाभी जी, मुझे इतनी अक्ल कहाँ, वो तो दादाजी ने कहा था। तभी बेला चौंक कर पूछती है, क्या कहा था दादाजी ने। इंदु बेला को सारी बात बताकर कहती है कि दादाजी ने कहा, मैं इस महान पेड़ की किसी डाली को अलग टूटने नहीं दूंगा। इस पर बेला कहती है, पर मैं तो तुम सबके साथ मिलकर बैठना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा है। बेला इंदु के हाथ से मैले कपड़े लेकर कहती है। इंदु भाभी जी कहकर रोकती है तो बेला कहती है, मुझे केवल भाभी कहा कर प्यारी इंदु। इंदु भाभी कहकर बेला के गले लग जाती है। दोनों साथ मिलकर कपड़े धोने लगती हैं। तभी दादाजी देखकर इंदु को डांटते हैं। दादाजी कहते हैं, बहू, तुम अपने पढ़ने लिखने का काम कर लिया करो, ये सब काम तुम्हारे बस का नहीं है। अब बेला रोते रोते कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते हैं, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी डाली सूख कर मुरझा जाए। कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। कितनी सुंदर तरीके से लेखक इस बात को समझाते हैं कि हम दूसरों को करेक्ट करने से पहले खुद को समझकर दूसरे को अपने मधुर व्यवहार से समझाएं तो वह आपसे इम्प्रेस होकर ज़रूर आपका सम्मान और प्यार करेगा। यह कहानी घर घर तक पहुंच जाए तो शायद जॉइंट फैमिली में रहने का अलग ही सुख बन जाएगा। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुनने के लिए धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।